सुस्वागतम दोस्तों। भारत की खोज इस पूरक पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं के अंतर्गत हम अध्याय 4 देख रहे हैं, जिसका शीर्षक है युगों का दौर। दौर अर्थात समय होता है, और युगों का जो समय है वो किस प्रकार से बीता है भारत में, इस भारत की खोज किताब में हम देखेंगे। मैं संजय सिंधे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। युगों का दौर के अंतर्गत पहला जो शीर्षक आ रहा है वो गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। तो सबसे पहले साम्राज्यवाद भी समझ लेते हैं, जहां पर राजे महाराजे इकट्ठा होकर किसी जगह पर अपना शासन चलाते हैं, राजे महाराजे अपना शासन चलाते हैं, वो साम्राज्यवाद कहलाता था। साम्राज्य का अर्थ एक और है, और वह अर्थ जो है वो यह है कि एक ही व्यक्ति की सत्ता। तो इसमें राष्ट्रीयता कैसे आ गई है? तो गुप्त शासन में राष्ट्रीयता थी और साम्राज्यवाद था, उसका जिक्र यहाँ पर लेखक कर रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह शुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्रफल था। अवसान का अर्थ होता है समाप्त होना, धीरे धीरे खत्म होना। तो मौर्य साम्राज्य जो है अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे, उन्होंने जो शासन चलाया वो धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह ले ली शुंग वंश ने। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्री या भारतीय यूनानी फैल गए थे। तो यहाँ पर जो जिक्र आ रहा है वह जिक्र ये है कि किस प्रकार से शुंग वंश जो उस जगह पर आ चुका था, लेकिन वह बहुत छोटे क्षेत्र में था। तो दक्षिण का साम्राज्य बड़े पैमाने पर उभर रहा था। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। तो मेनांडर जिसने भारत पर आक्रमण कर भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की थी, उस पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यहाँ लेखक ये बता रहा है। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेसनगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है। लाट अर्थात एक बहुत बड़ी जगह जो हेलियोदी स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईस्वी पूर्व पहली शताब्दी है। इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है जो सरहद पर आए थे और भारतीय संस्कृति को जज्ब कर रहे थे। तो सरहद पर आना अर्थात सीमा पर आना, जज्ब करना अर्थात उसे ग्रहण करना या सोख लेना या उसे अपना लेना। तो यहाँ जो है यूनानी जो है वो भारत में आए और उन्होंने भारतीय संस्कृति को जज्ब कर लिया, अर्थात सीख लिया, अर्थात ग्रहण कर लिया। मध्य एशिया के शक, सीडियन और ऑक्सस अक्षु नदी की घाटी में बस गए थे। युइची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक, बौद्ध और हिंदू हो गए। युइचियों में से एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। तो यहाँ पर पराजित करना अर्थात हरा देना। और यहाँ जो है इस प्रकार से सत्ता परिवर्तन का जिक्र लेखक ने इस जगह पर किया है कि भारत में किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हुआ है। उन्होंने ठीक है, शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। तो यहाँ मजेदार बात यह है कि अपेक्षाकृत हिंदू धर्म पुराना होते हुए भी, बौद्ध धर्म उस समय नया होते हुए भी लोगों का आकर्षण बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा था। और जो भी विदेशी आया है उसने अधिकांश विदेशियों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का भी नायक है जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया है। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राज्य धर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिसमें जरथुष्ट्र के
के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। अब पेशावर जो है अभी फिलहाल तो पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार से जो आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने क्या किया है कि अपना साम्राज्य फैलाने का काम किया। यह सरहदी सूबा जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीरियनों, यूइचियों, ईरानियों, बाक्ट्री यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्ति कला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे मिले, उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तुर्फान और कूचा में भारतीय, चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। तो इस प्रकार से जो गोबी रेगिस्तान है वो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। इन जगहों पर भी जो है धीरे धीरे जो है संस्कृति का फैलाव होता चला गया है। लेखक ने इसका जिक्र इस जगह पर किया है। और भारत में जब ये सब लोग आए और यहाँ जब वो आए तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आए, जिसमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ प्रमुख हैं। तो जो हम लोग देखते हैं कि आड़ू का जो फल है वो हम लोग देखते हैं कि जिसे हम लोग आलू बुखारा भी कहते हैं आजकल, तो ये काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। नाशपाती का पेड़ तो सभी जानते हैं, नाशपाती का फल भी हम लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नए फल भारत में आ गए हैं। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान इस जगह पर हुआ है। कुषाण काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया, महायान और हीनयान। तो कुषाण का जब समय आया तो उस समय बौद्ध संप्रदाय का जो है एक प्रकार से उसका विभाजन हो गया और इसमें 2 नए अनुयायी या 2 नए धर्म बन गए, एक महायान और हीनयान। उन दोनों के बीच मतभेद उठ खड़े हुए। भारतीय परंपरा के अनुसार बड़ी बड़ी सभाओं में इन समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाने लगे। इन बहसों में सारे देश के प्रतिनिधि भाग लेते थे। इन विवादों में एक नाम सबसे अलग और विशिष्ट दिखाई पड़ता है। यह नाम नागार्जुन का है, जो ईसा की पहली शताब्दी में हुए। उनका व्यक्तित्व महान था। वे बौद्ध शास्त्रों और भारतीय दर्शन दोनों के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्हीं के कारण भारत में महायान की विजय हुई। तो शास्त्रार्थ आयोजित किए जाते थे और 2 शाखाओं में ये शास्त्रार्थ आयोजित होता था और जो इसमें जीत जाता था वो क्या कहलाता था, उस समय का महान धर्म मान लिया जाता था। तो इसमें जो है महायान और हीनयान में ये शास्त्रार्थ हुआ और महायान की विजय हुई नागार्जुन की वजह से। महायान के ही सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ। लंका और बर्मा, वर्तमान श्रीलंका और म्यांमार हीनयान को मानते रहे। वैसे देखा जाए तो हीनयान और महायान में ज़्यादा फर्क नहीं है। जहाँ जादू टोना पर ज़्यादा विश्वास है वहाँ पर वो हीनयान है, और जहाँ पर विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास किया गया वो महायान है। तो कुछ सामान्य अर्थों में इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर लिया था। वे भारतीय संस्कृति के संरक्षक हो गए थे। फिर भी राष्ट्रीय विरोध की एक अंतर्धारा उनके शासन के खिलाफ बराबर चल रही थी। बाद में जब भारत में नई जातियों का आगमन हुआ तो ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ में विदेशियों का विरोध करने वाले इस राष्ट्रीय आंदोलन ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया। एक दूसरे महान शासक ने, जिसका नाम भी चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय, नए हमलावरों को मार भगाया और एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य कायम किया। तो इस प्रकार से फिर से चंद्रगुप्त आया है और उसने क्या किया है, एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इस तरह ईस्वी 320 में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावनाओं को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रकार से जो हमारे यहाँ 4 वर्ण थे, उनमें से जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण माने जाते थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, इन लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि देश के बारे में भी कुछ सोचना पड़ेगा।
जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। अब सजातीय क्या है, तो समान जाति वाले जातियों के अनुसार और समन्वय स्थापित करना पड़ा, अर्थात तालमेल मेलजोल बढ़ाना पड़ा उनको आपस में। तो इस प्रकार से सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास करना पड़ा, लेकिन प्रारंभ में जो भी नया आक्रमणकारी आता था और भारत पर कब्जा करने का प्रयास करता था तो उसका बड़ा विरोध होता था, और जब देखा जाता था कि विरोध में भी वो जीत गए हैं और फिर बाद में हमारे भारत भूमि पर उन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया है, कब्जा कर लिया है, तो फिर धीरे धीरे उनके साथ घुल मिल गए हैं। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव को के विपरीत थी। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिलीजुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्रारंभ में जो भारतीय लोग थे, ऐसा माना जाता है कि द्रविड़ लोग थे, तो भारतीय मूल के द्रविड़ जो थे वो आर्य जब भारत में आए तो उन्होंने उनका डटकर मुकाबला किया, विरोध किया, लेकिन जब उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत के एक बड़े भूभाग पर वो जब पहुंच गए और अपना राज्य कायम कर लिया, तो उस समय फिर दोनों का मिलना जुलना जरूरी था। तो एक मिलीजुली संस्कृति का जन्म हुआ जिसे भारतीय आर्य संस्कृति का नाम दिया गया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। तो छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, लेकिन राष्ट्रवाद जो है वो भारतीय भूमि पर दिखाई देने लगा। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। तो धीरे धीरे स्थितियां बदलती चली गई और ये जो छोटे स्वरूप में राष्ट्रवाद दिख रहा था वो धीरे धीरे बढ़कर राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था जिससे वे तमाम गहरी जाति और सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहां बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्वाण हुआ, अर्थात मृत्यु हुई, अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त किया। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। तो बौद्ध धर्म जो था वो धीरे धीरे विश्व धर्म के रूप में परिवर्तित हो रहा था। चीन हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक उसी प्रकार से श्रीलंका हो गया और भी बहुत सारे देशों में इसका प्रचार हुआ और वहाँ के लोग इससे प्रभावित हुए और उन्होंने इसे स्वीकार किया, तो विश्व धर्म के रूप में भी उभर कर आया। और इससे इस विराट स्वरूप से जो विद्रोह की भावना पैदा न करते हुए ब्राह्मण धर्म के लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रवाद को सामने खड़ा किया। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्म और जाति तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी। तो जो ब्राह्मण धर्म था ये भारत के लिए तो सहनशील और उदार था, लेकिन विदेशियों के लिए बराबर उग्रता बनाए रखता था और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। तो गुप्त शासन का अर्थात चंद्रगुप्त का जो शासक हुए चंद्रगुप्त के वंशजों के रूप में, वो बहुत ज्यादा प्रबुद्ध था, अर्थात होशियार। ठीक उसी प्रकार से
जो मुख्य बात यहाँ पर है वो यह है कि वो शक्तिशाली था, अत्यंत सुसंस्कृत था और तेजस्वी था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई थी। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो राजा बनेगा वो तो अपना हुक्म चलाएगा ही। इसी प्रकार के दृश्य यहाँ पर भी है। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। तो कुछ बुराइयों के बावजूद भी कुछ अच्छी चीजें भी इसमें दिखाई दी। वो यह दिखाई दी कि कला के प्रति और साहित्य के प्रति यह समय बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर एक दृश्य है, समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए, और उसका एक सिक्का, जो सोने का सिक्का प्रचलन में था, उसमें यह दृश्य था। 4वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़ कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे हून कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मेहरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बलादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मेहरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। तो भारत की जो संस्कृति रही है वो दया की का भाव उसमें बहुत ज़्यादा रहा है और क्षमा का भाव बहुत ज़्यादा रहा है। और इसी वजह से यहाँ पर एक जो घटना का जिक्र आ रहा है कि मेहरगुल ने जो आक्रमण किया और बार बार आक्रमण से तंग आकर भारतीय लोग संगठित हुए और यशोवर्मन के नेतृत्व में उन्होंने मेहरगुल को हरा दिया। लेकिन मेहरगुल को हराने के बाद उसे बंदी बनाने की जगह पर उसे लौट जाने की सुविधा दी गई, लौट जाने का अवसर दिया गया। और वो जब लौट कर गया तो उसने अपने आप को और शक्तिशाली बनाया और वो पुनः लौट कर आया और उसने भारत पर फिर से हमला कर दिया। उत्तर भारत में हुनों का शासन बहुत थोड़े समय रहा और इस प्रकार से भारत पर कब्जा तो किया, लेकिन हुन ज्यादा दिन नहीं टिक पाए। लगभग आधी शताब्दी अर्थात 50 साल का समय। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब हो जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन सांग या हुआन च्वान भारत आया था 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तान से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अंतिम अनुच्छेद में लेखक ने यह बताया है कि मुसलमान संप्रदाय धीरे धीरे प्रगति कर रहा था, विकास की ओर बढ़ रहा था और अपना साम्राज्य फैलाने का प्रयास कर रहा था। शीर्षक दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मौर्य साम्राज्य के सिमट कर अंत हो जाने के 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फूले फले। तो मौर्य साम्राज्य या उनका राज्य धीरे धीरे सिमट कर छोटा हो गया। सिमट कर अर्थात छोटा छोटा होकर समाप्त हो गया। लेकिन दूसरे कई छोटे बड़े राज्य फल फूल रहे थे। दक्षिण भारत अपनी बारीक दस्तकारी और समुद्री व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। उनकी गिनती समुद्री ताकतों में होती थी और इनके जहाज दूर देशों तक माल पहुंचाया करते थे। वहां यूनानियों की बस्तियां थी और रोमन सिक्के भी वहां पाए गए। उत्तरी भारत पर बार बार होने वाले हमलों का सीधा प्रभाव दक्षिण पर नहीं पड़ा। इसका परोक्ष प्रभाव यह जरूर हुआ कि बहुत से लोग उत्तर से दक्षिण में जाकर बस गए। इन लोगों में राजगीर, शिल्पी और कारीगर भी थे। तो जो इमारत वगैरह बनाते थे वो राजगीर, शिल्पी जो पत्थर का काम करते थे, और कारीगर भी शामिल थे जो उत्तर भारत से इन आक्रमणों से तंग आकर दक्षिण भारत में आ गए। इस प्रकार दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया।
और उत्तर उन नई धाराओं से अधिक प्रभावित हुआ जो आक्रमणकारी अपने साथ लाती थी। शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, बार बार हमलों और एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना का जो संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया गया उसके बीच देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर रहे। हालांकि बार बार आक्रमण होते रहे, विदेशी भारत पर बार बार आक्रमण करते रहे। इन आक्रमणों में जो समय का अंतर था वो समय शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समय रहा है। मौर्य, कुषाण, गुप्त और दक्षिण में आंध्र, चालुक्य, राष्ट्रकूट के अलावा और भी राज्य ऐसे हैं जो 200-300 वर्षों तक कायम रहे। इनमें लगभग सभी राजवंश देशी थे। कुषाणों जैसे लोगों ने भी जो उत्तरी सीमा पार से आए थे जल्दी अपने आप को इस देश व इसकी सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप ढाल लिया। तो खास बात यह है कि विदेशी जो भारत में आए उन्होंने यहाँ की संस्कृति को अपने अनुरूप बना लिया और खुद भी उस संस्कृति के अनुसार ढल गए हैं। जब कभी दो राज्यों के बीच युद्ध या कोई आंतरिक राजनीतिक आंदोलन होता था तो आम जनता की जीवनचर्या में बहुत कम हस्तक्षेप किया जाता था। तो ये सामरिक युद्ध जो होते थे साम्राज्य के लिए, ये जो युद्ध होते थे ये सिर्फ सेनाओं के बीच में और राजाओं के बीच में होते थे, इसलिए आम जनता इसमें बहुत कम पिसती थी। लेकिन भारत के इतिहास में एक बात और प्रमुख रूप से दिखाई देती है कि युद्ध जीतने वाला जो है अपनी बर्बरता के चिन्ह आम जनता पर ही छोड़ता था। इस इतिहास के व्यापक सर्वेक्षण से इस बात का संकेत मिलता है कि यहाँ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन के लंबे दौर यूरोप की तुलना में कहीं अधिक है। यह धारणा भ्रामक है कि अंग्रेजी राज्य ने पहली बार भारत में शांति और व्यवस्था कायम की। अलबत्ता यह सही है कि जब भारत में अंग्रेजी शासन कायम हुआ उस समय देश अवनति की पराकाष्ठा पर था। उस समय देश जो था वो धीरे धीरे उन्नति के विरुद्ध चल रहा था। राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी। वास्तव में यही कारण था कि वह राज यहाँ कायम हो सका। तो अंग्रेजों का राज्य जो कायम होने की प्रमुख कारण जो ये था वो ये था कि यहाँ के जो राजे महाराजे थे वो कमजोर हो चुके थे और आर्थिक व्यवस्था लगभग टूट चुकी थी। तो इसका फायदा उठाकर अंग्रेज जो है भारत पर अपना राज्य कायम करने में कामयाब है। प्रगति बनाम सुरक्षा, भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। इस दृष्टि से वह उन तमाम सभ्यताओं से कहीं अधिक सफल रही जिनका उदय पश्चिम में हुआ था। वर्ण व्यवस्था और संयुक्त परिवारों पर आधारित सामाजिक ढांचे ने इस उद्देश्य को पूरा करने में सहायता की। यह व्यवस्था अच्छे बुरे के भेद को मिटाकर सबको एक स्तर पर ले जाती है और इस तरह व्यक्तिवाद की भूमिका इसमें बहुत कम रह जाती है। यह दिलचस्प बात है कि जहां भारतीय दर्शन अत्यधिक व्यक्तिवादी है और उसकी लगभग सारी चिंता व्यक्ति के विकास को लेकर है, वह भारत का सामाजिक ढांचा सामुदायिक था और उसमें सामाजिक और सामुदायिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करना पड़ता था। तो भारत जो है वो दो प्रकार की व्यवस्थाएं अपने आप में समेटकर चलता था। जहां पर वर्ण व्यवस्था में संयुक्त परिवारों का विशेष रूप से महत्व था, जहां पर व्यक्तिवाद अर्थात अपने ही हितों की ज्यादा चिंता की जाती थी, वहीं पर सामुदायिक ढांचे को बनाए रखने की जद्दोजहद भी भारतीय समाज में देखने के लिए मिलती है। ये एक विशेष बात यहाँ पर बताई गई है। इस सारी पाबंदी के बावजूद पूरे समुदाय को लेकर बहुत लचीलापन भी था। ऐसा कोई कानून या सामाजिक नियम नहीं था जिसे रीति रिवाज से बदला ना जा सके। यह भी संभव था कि नए समुदाय अपने अलग अलग रीति रिवाजों, विश्वासों और जीवन व्यवहार को बनाए रखकर बड़े सामाजिक संगठन के अंग बने रहे। इसी लचीलेपन ने विदेशी तत्वों को आत्मसात करने में सहायता की है। तो तमाम पाबंदियों के बावजूद भारतीय रीति रिवाज जो है वो परिवर्तनशील थे, उसमें बदला जा सकता था उसे, और उसमें व्यवहारिक गुणों का समावेश किया जा सकता था और इसी का फायदा विदेशी ताकतों ने किया और विदेश की तत्वों को हम लोगों ने बड़े आसानी से स्वीकार कर लिया है। लेखक इस प्रकार से जानकारी दे रहा है। समन्वय केवल भारत के बाहर से आने वाले विभिन्न तत्वों के साथ नहीं किया गया, बल्कि व्यक्ति के बाहरी और भीतरी जीवन तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच की समन्वय करने का प्रयास समन्वय करने का प्रयास दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार का समन्वय जो है वो, या समन्वय अर्थात मेल जोल जो है वो यहाँ दिखाई देता है कि सिर्फ विदेशी तत्वों या विदेश से आने वाले रीति रिवाजों का ही हमने
स्वीकार नहीं किया है, बल्कि भारत के जो व्यक्तिवादी चेतना थी उसके साथ साथ भारत ने व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी जीवन दोनों को जो है प्रकृति के अनुरूप ढालने का प्रयास भी किया है। और ये जो समन्वय है ये बड़ा व्यापक दिखाई देता है। इस सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ने भारत का निर्माण किया और इस पर विविधता के बावजूद एकता की मोहर लगाई। तो ये खास बात यहाँ पर लेखक बता रहा है कि इतनी विविधता होने के बावजूद भी जो है इसमें एकता का गुण दिखाई देता है। राजनीतिक ढांचे के मूल में स्वशासी ग्राम व्यवस्था थी। राजा आते जाते रहे पर यह व्यवस्था नींव की तरह कायम रही। बाहर से आने वाले नए लोग इस ढांचे में सिर्फ सतही हलचल पैदा कर पाते थे। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था बड़ी विशेषतापूर्ण थी, क्योंकि यहाँ जो है हर गांव जो है वो परिपूर्ण था, अपने आप में पूरा था। और विदेशी ताकतें जितनी भी आई उन्होंने सिर्फ इसमें सिर्फ हलचल पैदा की, लेकिन इसे परिवर्तित नहीं किया। राज सत्ता चाहे देखने में कितनी निरंकुश लगती हो, रीति रिवाजों और वैधानिक बंधनों से कुछ इस तरह नियंत्रित रहती थी कि कोई शासक ग्राम समुदाय के सामान्य और विशेष अधिकारों में आसानी से दखल नहीं दे सकता था। इन प्रचलित अधिकारों के तहत समुदाय और व्यक्तित्व दोनों की स्वतंत्रता एक हद तक सुरक्षित रहती थी। तो भारत में जो ग्रामीण व्यवस्था थी वो बड़ी सशक्त थी, बड़ी मजबूत थी और विदेशी ताकतों ने इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया है। ऐसा लगता है कि ऐसे हर तत्व ने जो बाहर से भारत में आया और जिसे भारत ने जज्ब कर लिया, भारत को कुछ दिया और उससे बहुत कुछ लिया। तो कोई भी समुदाय जब भारत में आया, विदेशी ताकत जब भारत में आई, तो उसने भारत से कुछ लिया है, तो भारत ने भी उससे कुछ सीखा है। तो इस प्रकार से संस्कृति का आदान और प्रदान हुआ है। जहां वह अलग थलग रहा वहां वह अंततः नष्ट हो गया और कभी कभी इस प्रक्रिया में उसने खुद को या भारत को नुकसान पहुंचाया। और जिसने ये प्रयास किया कि हम ना कुछ लेंगे ना कुछ देंगे, या फिर सिर्फ हम लेंगे देंगे कुछ भी नहीं, या इसके विपरीत कि हम सिर्फ देंगे लेंगे कुछ नहीं, तो इस प्रकार की किसी भी स्थिति में वो अलग थलग पड़ गया होगा। इस प्रकार की अलग थलग पड़े हुए शासन ज़्यादा दिनों तक टिके नहीं और तुरंत नष्ट हो गए हैं। और इस प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसने भारत को नुकसान भी पहुंचाया है, भारतीय संस्कृति में नुकसान पहुंचाने का कार्य भी किया है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ।